अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर जो हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, क्योंकि उससे ये होगा कि हमारे हर आने वाले लेक्चर जो हैं आपको बआसानी मिल सकेंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जब हमने 5 किंगडम सिस्टम को पढ़ा था तो 5 किंगडम सिस्टम के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट किंगडम था वो था किंगडम प्रोकैरियोट। और किंगडम प्रोकैरियोट की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि इसके अंदर वो इंडिविजुअल्स आ जाते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किंगडम प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं। और प्रोकैरियोट ये जो वर्ड है प्रोकैरियोट का, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है प्रो और दूसरा है कैरियोट, ठीक है। कैरियोट जो है क्रेयॉन वर्ड से निकला है। इनका मतलब क्या है? प्रो का मतलब होता है बिफोर या पहले, और क्रेयॉन का जो वर्ड है क्रेयॉन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती वो हम कहते हैं कि वो किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। जब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो साइंटिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को, क्योंकि हमने जब भी प्रोकैरियोट्स की बात की है हमने वहाँ पे बैक्टीरिया का जिक्र किया है, तो बैक्टीरिया जो है उसको वो दो कैटेगरीज में या दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हमारे पास है और उसके दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक कहलाता है यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया जो है वो ग्रीक फॉर्म है जिसका मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। और जो दूसरा ग्रुप है जो कि एक सब डिवीज़न है बेसिकली, ये कहलाता है आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। और आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो ग्रीक फॉर्म है किस चीज़ की? एंशिएंट बैक्टीरिया की, एंशिएंट बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है इसको आर्किया भी कहते हैं, जबकि हमारे पास जो यू बैक्टीरिया है इसको हम सिंपली बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास एक 3 डोमेन सिस्टम बन जाता है। 3 डोमेन सिस्टम, और इन 3 डोमेन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक हमने कहा कि बैक्टीरिया आता है, जिस या यू बैक्टीरिया भी जिसे हम कह रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है आर्किया, और तीसरा हमारे पास है यूकैरियोट, ठीक है। तो ये हमने 3 डोमेन सिस्टम देख लिया जिसके अंदर 3 चीज़ें, एक तो बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोट। और यूकैरियोट क्या है? ये वो ग्रुप है जिसके अंदर तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं डिस्कवरी के ऊपर, ठीक है। बैक्टीरिया की डिस्कवरी, या थोड़ी सी हम हिस्ट्री को देख लेंगे कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किस तरह से किया गया और हिस्ट्री में बैक्टीरिया किस किस तरह से हमें पता चला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरह से हमने बैक्टीरिया को इवॉल्व किया, ठीक है। बैक्टीरिया की डिस्कवरी जो है इसकी कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे ये बात की जाती थी कि कुछ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि उस वक्त कोई प्रूफ मौजूद नहीं था, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता था कि कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों के कॉजेटिव एजेंट्स हैं, ठीक है। अब जब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की गई उसके बाद हमारे पास जब माइक्रोस्कोप ईजाद हुआ, माइक्रोस्कोप की ईजाद के बाद ये पता चलना बहुत इजी हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाकई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या वो किस तरह के होते हैं। 1673 में लेवेनहुक ने, एक डच साइंटिस्ट थे लेवेनहुक, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये रिपोर्ट किया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्होंने देखे हैं, रिपोर्टेड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या हैं? ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखी? इन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा और कुछ एक्यूरेट डिज़ाइंस और ड्राइंग्स वगैरह दी, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह बताई, जिससे उन्होंने प्रूव किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। और उन्होंने ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट चीज़ों के अंदर, जैसे कि रेन वाटर है या स्लाइवा है या विनेगर है, स्लाइवा, विनेगर, सिरका, ठीक है, इनके अंदर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट या जो मेजर डिस्कवरी है बैक्टीरिया के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, वो लुईस पास्चर की है। लुईस
पास्चर, ठीक है। लुईस पास्चर जो है वो मशहूर है अपनी एक टेक्निक की वजह से, जिसे हम पास्चराइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, लुईस पास्चर ने क्या किया, इन्होंने कुछ वैक्सीन्स डेवलप की, और वो वैक्सीन्स किसके ख़िलाफ़ थी, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ख़िलाफ़ थी। यानी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जो एक टेक्निक है, वो लुईस पास्चर ने दी। और जो वैक्सीन्स बनाई वो किन चीज़ों के अगेंस्ट थी, वो वैक्सीन जो हैं वो ही डेवलप्ड सम वैक्सीन्स फॉर एंथ्रेक्स, फाउल कोलरा, रेबीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। इस किस्म की बीमारियों के लिए कुछ वैक्सीन बनाई। इसके अलावा पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है वो लुईस पास्चर इसके लिए मशहूर है। पास्चराइजेशन प्रोसेस क्या है, ये दूध को साफ़ करने के लिए या दूध को ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और इसमें किया ये जाता है कि एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर एक ख़ास टाइम के लिए दूध को गर्म किया जाता है, और उसके बाद उसे फिर ठंडा कर लिया जाता है। और इससे होता यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि दूध के अंदर पाए जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो लुईस पास्चर ने बताया। फर्मेंटेशन क्या है, ये यीस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन की जाती है। अच्छा, ये हमने देख लिया लुईस पास्चर के कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हम एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं वो रॉबर्ट कोच का है। रॉबर्ट कोच या कोच भी बोलते हैं इनको। रॉबर्ट कोच ने जो है वो जर्म थ्योरी दी थी। ही फॉर्मुलेटेड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। अब जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ क्या चीज़ है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ जो है ये कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि कोई ऑर्गेनिज़म अगर हमारे पास है तो वो किसी बीमारी का कॉजेटिव एजेंट है या नहीं है, ठीक है। और ये इन्होंने किस तरह से दी थी, एक मरी हुई शीप के ब्लड को जब उन्होंने एनालाइज किया तो उसके अंदर से 2 तरह के बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, ठीक है। ये आइसोलेटेड रॉड शेप्ड एंड बैसिलाई। अब ये रॉड शेप और बैसिलाई क्या है, ये बेसिकली बैक्टीरिया की कुछ शेप्स होती हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। सो ये बेसिकली आइसोलेटेड रॉड शेप एंड बैसिलाई। और उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया जो है वो ट्यूबरक्लोसिस और कोलरा के केस में जो कॉजेटिव एजेंट्स है वो बैक्टीरिया ही होते हैं। कौन सी 2 बीमारियां, एक तो ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा कोलरा। ये दोनों बीमारियां जो हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो जो 4 पोस्टुलेट्स हैं जर्म थ्योरी के वो क्या हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, और हमने कहा कि इसके 4 पोस्टुलेट्स हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद गिवन डिजीज़। जब भी कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी में से कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ज़रूर पाए जा सकते हैं, यानी कि उस बीमारी वाले इंडिविजुअल में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ज़रूर होंगे जो उस बीमारी के जो इस बीमारी को कॉज करेंगे, ठीक है, जो इस बीमारी की वजह बनेंगे। तो ये है इसका फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट ये कहता है द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कहा कि कोई भी बीमारी किसी इंडिविजुअल को होगी है तो उसके अंदर से जो हमने ऑर्गेनिज्म गेट किया था वो ऑर्गेनिज्म हम इजीली आइसोलेट कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, और उसको फिर हम खुद से एक प्योर कल्चर में ग्रो करा सकते हैं। यानी आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर लैब में हम उस ऑर्गेनिज्म को खुद से ग्रो करा सकते हैं। तो ये है जर्म थ्योरी का सेकेंड पॉइंट या सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस डिजीज़ व्हेन इनोकुलेटेड इनटू ससेप्टेबल एनिमल। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कल्चर खुद से बनाया था लैब के अंदर, अब इस कल्चर में से इसको अगर हम इनोकुलेट कर दें किसी भी ससेप्टेबल एनिमल के अंदर तो उसके अंदर बीमारी कॉज होगी। अब ससेप्टेबल एनिमल का क्या मतलब है, ससेप्टेबल एनिमल का मतलब है कि ऐसा एनिमल जो कि जिसको ये बीमारी हो सके, ठीक है। और इनोकुलेट क्या मतलब है, इनोकुलेट या इनोकुलेशन का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर ये करते हैं कि जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे कल्चर है ना, कल्चर को किसी एक मीडियम से लेके दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, या किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इनोकुलेशन। बेसिकली हमने ये जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराया होगा उस ऑर्गेनिज्म को हम एक हेल्दी एनिमल के अंदर डाल देंगे और हम देखेंगे कि उसके अंदर ये डिज़ीज़ कॉज होती है या नहीं होती। तो ये
ये है जर्म थ्योरी का थर्ड पॉइंट या थर्ड पोस्टुलेट। इसके बाद आ जाता है फोर्थ पोस्टुलेट, जो कि कहता है कि इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल, यानी कि एक्सपेरिमेंट में हमने जिस एनिमल को इन्फेक्ट किया है अपने थर्ड पॉइंट में जहाँ हम देख सकते हैं, तो उस एनिमल के अंदर से हम इन जरासीमों को या इन ऑर्गेनिजम्स को वापस रिकवर कर सकते हैं कल्चर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स अगर ट्रू हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज़म जो इंडिविजुअल है जिसके अंदर से ये जो ऑर्गेनिज़म हमने सेपरेट किया था, ये बीमारी का कॉजेटिव एजेंट है। तो ये हमने देख लिया रॉबर्ट कोच का जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। रॉबर्ट कोच ने ना सिर्फ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी बल्कि कुछ और प्रोसेसेस भी एक्सप्लेन किए जो कि जिनके ऊपर उन्होंने ख़ुद काम किया था। उन प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि उन्होंने बताई, जिस तरह के एक हमारे पास इनोक्यूलेशन है जिसकी हमने अभी बात की, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि कल्चर को किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में या किसी एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद जो एक और टेक्निक जो उन्होंने बताई वो आइसोलेशन की थी। आइसोलेशन के अंदर क्या करते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर से कुछ ऑर्गेनिज़म के अंदर से जो भी बीमारी के कॉजेटिव एजेंट्स हैं, बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको आइसोलेट कर सकते हैं। इसी तरह मीडिया प्रिपरेशन की कुछ टेक्निक्स इन्होंने डिस्कस की। मीडिया प्रिपरेशन क्या है या मीडिया किसे कहते हैं? मीडिया बेसिकली मीडियम है, यानी कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज़म को लैब के अंदर ग्रो कराना चाहते हैं, उसका एक स्पेशल कल्चर बनाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम जानते हैं कि वो किसी ख़ास मीडियम के अंदर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जो उनको स्पेशल कंडीशंस चाहिए ग्रो करने के लिए, उनको हम जो प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं मीडिया प्रिपरेशन। ठीक है, इसी तरह कुछ टेक्निक्स इन्होंने मेंटेनेंस के ऊपर दी जो कि हम प्योर कल्चर को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि रॉबर्ट कोच ने डिस्कस की। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन के ऊपर, जो कि है कार्ल वूज की। 1977 तक हम आ चुके हैं और 1977 में कार्ल वूज ने अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन की बैक्टीरिया की, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके अंदर। और इन्होंने ये बताया कि जिस तरह से हमने ऊपर बात की थी ना, जब हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, तो हमने कहा था कि बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो साइंटिस्ट हैं कार्ल वूज, इनका ये कहना है कि ये जो आर्किया है हमारे पास, आर्किया, इनकी एक सेपरेट लाइन है, इसको हम एवोल्यूशनरी डिसेंट भी कहते हैं। यानी कि आर्किया जो है वो हम एवोल्यूशनरी डिसेंट भी कहते हैं। यानी आर्किया की जब हम बात करते हैं तो आर्किया के जो एंसेस्टर्स हैं वो कुछ एक पूरी लाइन बनती है। हमें जब हमने फाइलोजेनी की बात की थी, फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात की थी, तो हमने देखा था कि किस तरह से एंसेस्टर से फिर उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे एक सीरीज़ हमारे पास बनती जाती है, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड टू चाइल्ड। ठीक है, तो जब हम आर्किया की बात कर रहे हैं तो आर्किया की जो है वो एक एवोल्यूशनरी डिसेंट है बैक्टीरिया का। ठीक है, यानी कि हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो एक एंसेस्टर था और हमारे पास यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम पूरा एक लाइन चलती आ रही है और उसकी जो एक फॉर्म है हमारे पास अभी वो क्या है, वो है आर्किया। अच्छा, ये जो आजकल हम बैक्टीरिया को जानते हैं जिसे हम मॉडर्न बैक्टीरिया भी कहते हैं, मॉडर्न बैक्टीरिया, अगर हम इसके इंसेस्टर्स की जहाँ हम बात करें हैं, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो अगर हम इसको बैक पे एंशिएंट टाइम्स तक देखें तो ये अगर हम इसकी एक सीरीज़ देखें फाइलोजेनी की, तो ये कहाँ जाती है, इट गोज़ बैक टू द फर्स्ट बैक्टीरिया। ये वो फर्स्ट बैक्टीरिया है जिससे इस दुनिया के अंदर लाइफ स्टार्ट हुई थी। यानी कि इसके एंसेस्टर जो है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसकी खसूसियत ये थी कि ये वो फर्स्ट फॉर्म थी लाइफ की जो कि अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती थी। और ये तकरीबन, हम किस वक्त की बात करें हैं, हम तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स पहले की बात करें, 4 बिलियन
ईयर्स, ठीक है। तो 4 बिलियन ईयर्स से पहले की, यानी कि 4 बिलियन ईयर्स तक की जो ऑर्गेनिजम्स थे या उस वक्त की जो लाइफ फॉर्म्स थी अर्थ के ऊपर, वो क्या थी? वो बैक्टीरिया थे, जो कि सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो थी उस वक्त प्रेजेंट थी। अगर हम जीन सीक्वेंस की बात करते हैं तो जीन सीक्वेंस हम जानते हैं कि जेनेटिक सीक्वेंस सेम रहता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में जब भी रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो जेनेटिक सीक्वेंस को हम यूज़ कर सकते हैं और रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं बैक्टीरियल फाइलोजेनी को, यानी कि हम उस बैक्टीरिया तक पहुंच सकते हैं, किसी न किसी हद तक अंदाज़ा ज़रूर कर सकते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म थी लाइफ की, या फर्स्ट जो बैक्टीरिया अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता था वो किस तरह का था, उसकी किस तरह की शेप या किस किस्म का स्ट्रक्चर था। और इन्हीं मालूमात के बेसिस पे हम कहते हैं कि जो फर्स्ट बैक्टीरिया था वो हाइपरथर्मोफाइल था। हाइपरथर्मोफाइल हम कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के ऊपर, यानी कि जब अर्थ स्टार्ट हुई थी तो हम जानते हैं कि अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो हाइपरथर्मोफाइल वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो जो फर्स्ट बैक्टीरिया था वो भी हाइपरथर्मोफाइल था और तकरीबन 2.5 बिलियन से लेके तकरीबन 3.2 बिलियन ईयर्स तक जो टाइम था उसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता था। तो ये हमने देख लिया आर्किया को, और एक जो हमारे कार्ल वूस की जो एक डिस्कवरी थी या एक उनकी रिसर्च थी उसको। यहाँ तक आके हम जो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया का जो एक टॉपिक है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर फिर हम आगे इसके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और इसके शेप्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा? आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रोकैरियोट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, और फिर उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर टाइम लाइन वाइज देखा कि सबसे पहले क्या बात हुई। सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते थे, उसके बाद लेवेनहॉक की डिस्कवरी को हमने देखा जिन्होंने माइक्रोब्स और माइक्रोब्स के अंदर स्पेसिफिकली बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स को डिस्कवर किया। और फिर उसके बाद हमारे पास लुईस पास्चर की कंट्रीब्यूशन आती है जिन्होंने वैक्सीनेशन के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद रॉबर्ट कोच है जिन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को दिया, और उसके बाद हमने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के सारे पोस्टुलेट्स को वन बाय वन देखा और डिस्कस किया। उसके बाद हमने कार्ल वूस की जो एक क्लासिफिकेशन है या उनकी जो अपनी रिसर्च है क्लासिफिकेशन के ऊपर उसको डिस्कस किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शेप्स ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की जो सेल स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर तो आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो लाजमी बताइएगा, और किसी किस्म की और सजेशन हो तो वो भी हमें जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर नहीं मिल रहा होता तो उसकी वजह ये होती है कि आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता। और चैनल जब सब्सक्राइब नहीं करते तो इससे ये होता है कि वीडियो ढूंढने में, नेक्स्ट लेक्चर पार्ट ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए लाजमी है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो है घंटी का निशान आएगा उसे लाजमी दबाइएगा। उससे ये होगा कि जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसी टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।